नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का विषय अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने इससे पहले 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। यदि आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको विज्ञान विषय कक्षा 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप पहले वाली 3 कक्षाएं देख सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। कहने का मतलब ये है, यदि आपका ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन का ही तत्व रहेगा, वो हाइड्रोजन में नहीं बदलेगा। मतलब ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ही रहेगा। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया मैं लिखता हूं जो आप पढ़ चुके हैं भी। तो हमने बिल्कुल जो सिंपल अभिक्रिया जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे वही मैं आपका यूज करता हूँ। ये आपका मैग्नीशियम है। क्या है आपका? मैग्नीशियम। और ये क्या है? आपका ऑक्सीजन है। ये क्या है? आपका ऑक्सीजन। तो आपका क्या बन गया था? ये बन गया था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हमने इसको संतुलित भी कर लिया। किस प्रकार से संतुलित कर चुके हैं वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके। अब यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम के 2 आपके परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी 2 ही हैं, वही हैं 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु हैं। मतलब न तो परमाणु आपका कोई नया आएगा, न इन परमाणुओं में से कोई परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु बाहर जाएगा। पहली लाइन तो ये थी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये चीज हमें समझ में आ गई। अब ये कहता है कि जो नए पदार्थ का निर्माण होता है ना, वो किससे होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो निर्माण हुआ नया पदार्थ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन से 2 परमाणु जुड़े हैं? आप कहेंगे सर ये 2 अलग थे मैग्नीशियम के और ये 2 अलग थे ऑक्सीजन के। तो एक मैग्नीशियम का और एक ऑक्सीजन का जुड़ के क्या बन गया? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक नया पदार्थ बन गया। मतलब 2 परमाणुओं के जुड़ने से आपका पदार्थ बना है। और जुड़ते कैसे? आबंध से जुड़ते हैं। वो हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे किस प्रकार से आबंध होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। तो ये 2 मैग्नीशियम के 2 ऑक्सीजन के थे, एक मैग्नीशियम का और एक ऑक्सीजन का जुड़ा तो क्या बन गया सर? इससे तो एक MgO बन गया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और एक और था ना 2, एक एक ये और एक ये आपके 2 बन गए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ये और एक ये कितने बन गए? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। टूटने से भी बन सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक हो और वो आपके 2 में विभाजित हो जाए। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर हमें किसी प्रकार का भी। आप कहेंगे सर ये टूटने से और बता दो, जैसे आपका H2O है भी। क्या है? H2O है। ठीक है। इसको क्या किया आपका कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का था, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? H2 और आपका O2। H2 और O2, जब हम इस अभिक्रिया को, इस समीकरण को बैलेंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2H2 और ये यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए भी, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आबंध बना रखा था, उन्होंने बॉन्ड बना रखा था। और कोई भी ये रासायनिक अभिक्रिया हुई और ये आबंध टूटने से भी, हाइड्रोजन के ये वाटर के थे ना, वाटर के जो परमाणु हैं इसमें क्या हुआ? इनका आबंध टूट गया और ये अलग अलग हो गए। तो यही लाइन बताई है कि किसी भी जो आपका नए पदार्थ का निर्माण होगा वो क्या होगा कि जो तत्व हैं उस अभिक्रिया में, उसके तत्वों के जो परमाणु हैं उनके बीच आबंध या तो टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होगा, या फिर उनके परमाणुओं के जुड़ने से क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा। नए पदार्थ का निर्माण कैसे होगा? कि या तो आबंध टूटने से होगा या फिर आबंध जुड़ने से होगा। 2 परमाणुओं के आबंध में। ठीक है। आप कहेंगे सर ये बात हमें समझ में आ गई भी। आगे के अध्याय 3 व 4 में हम बिल्कुल डिटेल से इसकी बात करेंगे भी। अब हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं? संयोजन अभिक्रिया की। पहले हम देख लेते हैं, एक बीकर में आपको क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड। एक एक क्रियाकलाप भी हम समझाते हुए चलेंगे आपको कि आपके मन में कोई डाउट न रहे। तथा बुझा हुआ चूना लीजिए भी। ठीक है। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए,
अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र 1.3 में दिखाया गया है। इसके ताप में क्या कोई परिवर्तन हुआ है भी? आपको क्या लेना? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। और इसमें क्या है? आपको बुझा हुआ चूना लेना है और इसमें क्या धीरे धीरे आपको जल मिलाना है। फिर आपका क्या होगा भी? चित्र 1.3 में देखिए भी। तो चलो आपको दिखा देते ये भी। ये आपका बीकर हो गया एक, ये आपका जल है और इसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया। तो क्या हुआ भी? तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से विक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है भी। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड था आपका, इसमें आपने क्या मिलाया? पानी मिलाया। ये इसके लिख रखे हैं कि संकेत कि ये आपका लिक्विड में है या फिर ठोस में है। ये आपका सॉलिड था और आपका क्या बन गया? बुझा हुआ चूना बन गया भी, स्लैग्ड लाइम आपका बन गया और साथ में ऊष्मा निकली भी, ऊष्मा रिलीज हुई। ये बात आपने घरों में देखी होगी। अब तो आपका ये पेंट डिस्टेंबर वगैरह आ चुका, लेकिन पहले पुराने जमाने में क्या करते थे? कली करते थे। कली वो क्या थी? कैल्शियम ऑक्साइड। और वो जब पानी में डालते थे ना तो वो उबलने लगता था पानी भी। तो उबलने क्यों? क्योंकि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई जिसके कारण वो आपका उबलने लगा भी। यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं भी। यहाँ कौन कौन मिले सर? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड था, एक आपका क्या था? पानी था। दोनों मिल गए, आपको क्या मिला? एक ही मिला। उत्पाद क्या मिला? आपका एक। तो अभिकारक आपके कितने थे? दो। उत्पाद कितना मिला? एक। मतलब दो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मिला रहे हैं। मतलब संयोजन हो रहा है, मिलाप हो रहा है। तो यही आपको बताया भी। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद बना रहे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक की अभिकारक क्या हो सकते हैं? दो तो आपके होने चाहिए कम से कम, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब मिलना। तो आपसे यही क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि संयोजन अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो संयोजन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे भी। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखी है जो आपके प्रैक्टिकल काम आएगी भी। ठीक है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग करके भी, जैसे आपने क्या किया था घरों में, मैं आपको समझाता हूं एक बार कि जैसे आप घर पे भी, ठीक है, घर वाले लेके आते हैं आपके कली का कट्टा भी, कली का पैकेट आपका लेके आते हैं। इसमें कली होता है, कली मतलब कैल्शियम ऑक्साइड आपका होता है भी। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड आपका होता है। ठीक है। आपके घर में कोई बर्तन होगा बड़ा, तो उसमें क्या करते हैं? इसको कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं भी। आप कहेंगे सर इस ये बर्तन में कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाल दिया, इसमें पहले से क्या था? पानी मौजूद था। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिला दिया भी। ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए इसमें क्या है? एक डंडा वगैरह डाल देते हैं लकड़ी की और उसको मिलाते हैं अच्छी तरह से मिल जाए। आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी सर? इसमें जो अभिक्रिया होगी वो आपकी होगी जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड जो आप लेके आए थे ये, और प्लस में क्या मिला दिया आपने? पानी मिला दिया। तो क्या बन गया सर? इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखना, सीधा पूछा जा सकता है। बुझे हुए चूने का आप रासायनिक सूत्र लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसके अंदर क्या है सर? अब इसके अंदर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपकी हीट रिलीज हुई थी, हीट से क्या होगा कि पानी आपका उबलने लगेगा। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या हीट आपकी इन्वायरमेंट में चली जाएगी। ठीक है। और फिर क्या होगा? ये ठंडा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इसमें थोड़ा सा पानी और मिला के इसको अच्छी तरह से इसका घोल बना लेते हैं और ब्रश की सहायता से दीवारों पे क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस आपके घर में किया होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना। आप कहेंगे सर ये चीज हो गई। फिर क्या होता है कि आपने किसका पेंट किया? सर हमने तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेंट की दीवारों पे। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी ने मिलकर क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। आपका बुझा हुआ चूना आपने ये पेंट किया है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का प्रयोग करके, विलयन मतलब उसको पानी में मिलाने के बाद दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पहुंच गया? आप कहेंगे सर वो तो हमारी दीवार पे पहुंच गया, दीवार पे आपका पेंट कर दिया हमने।
तो वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से विक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है। अभी वो क्या बनाएगा? अब जो इन्वायरमेंट में, जो आपकी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ विक्रिया करेगा भी। ठीक है, कैसे विक्रिया करेगा एक बार मैं और बता देता हूँ। ये चीज आपको समझ में आ गई ना? हाँ सर, ये चीज तो मैं समझ में आ गई। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास सर दीवार है भी। अब क्या हमारे पास दीवार है, और दीवार पे क्या है आपका? दीवार पे सर हमने पेंट कर दिया ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारी दीवार थी, इस पे पेंट कर दिया। अब हवा चल रही है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में क्या है? CO2 गैस है आपकी, वो ऑक्सीजन भी, बाकी गैसें भी, लेकिन इसके साथ अभिक्रिया कौन करेगा? इसके साथ अभिक्रिया करेगा जो आपकी CO2 है। क्या है? आपकी CO2 गैस है, वो इसके साथ अभिक्रिया करेगी भी। और ये क्या बना देगी? दोनों अभिक्रिया करके 2 से 3 बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगी भी। क्या है? CaCO3 क्या बन जाएगा? CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। आप देखना जब आप तुरंत सफेदी करते हैं ना, पेंट करते हैं दीवार पे, पेंट कौन सा? कली की बात कर रहा हूं मैं, इसकी भी। ठीक है, जब चूने से आप पेंट करते हैं तो वो आपका पहले दिन आपको इतना चमकदार नहीं नजर आएगा, दूसरे दिन थोड़ा सा चमक नजर आएगी, तीसरे दिन उसमें और ज्यादा चमक नजर आएगी, 3-4 दिन बाद। वो 3-4 दिन बाद चमक क्यों आती है? क्योंकि वो बहुत धीमी विक्रिया करता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के, धीरे धीरे विक्रिया करके क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। सॉरी, ये CO3 लिख दिया, CaCO3 आएगा भी। तो क्या बना देगा? CO3 और H2O आपका बना देगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? ये तो आपका एनवायरनमेंट में वाष्पीकृत हो जाएगा, और दीवारों पे क्या बच जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट आपका बच जाएगा। और इसलिए दीवारों पे क्या है? 2-3 दिन बाद चमक दिखने को मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का क्या करते हैं, दीवारों पर सफेदी करते हैं, तो चमक 2-3 दिन बाद क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका बुझा हुआ चूना, दीवारों पे हमने जिसको पेंट किया है, ठीक है, वो क्या है कि उसको 2-3 दिन लगते हैं अभिक्रिया करने में भी। 2-3 दिन अभिक्रिया करके CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, बदलता है, तब दीवारों पर आपको चमक दिखाई देती है। ये रीजन आपको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं सर, सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुई भी। आगे बढ़ जाएं। ये इसकी विक्रिया है भी। कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस में CO2, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ये आपका वाष्पीकृत आपका हो जाएगा पानी। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देखें भी। संयोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या है? एक आपका उत्पाद बनाएंगे। उत्पाद क्या होगा? एक संयोजन, मतलब उनका मिलन होगा, संयोजन होगा। तो ये एक अभिक्रिया ये है वेब की। कार्बन प्लस में O2 CO2 क्या होगी? कार्बन प्लस में O2, 2 आपके अभिकारक थे और आपका एक सिंगल उत्पाद बना, ये क्या आपकी संयोजन अभिक्रिया है। आप उदाहरण आप साथ साथ याद रखें भी। ये आपको पहले बता दिया था, H2 और O2 से जल का निर्माण, ये भी क्या है? आपकी संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? ये आपकी संयोजन अभिक्रिया भी। एक फिर आपको बता दिया वही, सरल शब्दों में कहें, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी, तत्व या यौगिक, तत्व भी हो सकता है, वो यौगिक भी हो सकता है। यौगिक मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके एक पदार्थ का निर्माण करे, वो आपका यौगिक होता है। जैसे आपका क्या था, जो पहली हमने ये ली, देखो ध्यान से, ये तो आपका तत्व है सिंगल, तो क्या आपका H2O2, ये क्या आपका तत्व है? यौगिक है, 2 अपरमाणु जुड़ रहे हैं, ये यौगिक है। और जो आपका यौगिक पहले भी हमने पढ़ा था, CaO, क्या था? CaO, ये क्या आपका यौगिक है। प्लस में क्या था आपका? H2O, H2O भी क्या है? यौगिक है। क्या बना रहे हैं आपके? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या आपके यौगिक बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें सारी चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ सरल शब्दों में वही आपकी परिभाषा दी है संयोजन विक्रिया की। जब 2 या 2 से अधिक, चाहे वो तत्व हो चाहे यौगिक हो, सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बस एक यह बात ध्यान रखनी है आपको, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। चीजें समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? हाँ सर, ये अभिक्रिया हमें समझ में आ चुकी है। क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा कि अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया से मिश्रण गर्म हो जाता है। आपने जो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी डाला था तो पानी उबलने लगा था। वो पानी कहाँ उबला भी? पानी उबलने के लिए, पानी जो गर्म हुआ, तो गर्म करने के लिए तो आपको हीट की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है। तो उष्मा कहाँ से आई? दोनों ने जब रिएक्ट किया, अभिक्रिया की, किसने?
पानी और कैल्शियम ऑक्साइड ने तो आपकी उष्मा उत्पन्न हुई भी, उस उष्मा को किसने ग्रहण कर लिया? पानी ने, और पानी आपका गर्म हो गया भी। तो इसने यही कहा है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं भी। क्या है? उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। दो अभिक्रियाएं आपकी क्लियर होगी, दोनों में कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी। पहली कौन सी है सर? पहली हमारी है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया है। कोई डाउट है तो आप बोलिए। सर कोई डाउट नहीं, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी है? दूसरी सर हमने पढ़ी उष्मा सेपी अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना, परिभाषा आपको एक्यूरेट लिखनी बिल्कुल। जिस अभिक्रिया में भी, जिस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण तो होगा, उत्पाद के निर्माण के साथ क्या हो, आपकी उष्मा भी उत्पन्न हो भी। क्या हो? उष्मा का भी प्रोड्यूस होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया को उष्मा सेपी कहते हैं, जहां उत्पाद के साथ साथ क्या हो, आपकी उष्मा भी उत्पन्न होगी, वो आपकी क्या होगी? उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। अन्य उदाहरण भी, प्राकृतिक गैस का गहन दहन भी आपकी क्या थी? प्राकृतिक गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाते हैं तो क्या बन गया आपका? CO2 प्लस में H2O, ये आपका भाप बन के उठ जाएगा, और साथ में क्या है? ऊर्जा भी। क्या है? ऊर्जा। तो इसने कहा कि ये ऊर्जा का भी क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? आपकी उष्मा सेपी अभिक्रिया है। साथ में क्या है? उष्मा सेपी अभिक्रिया ये आपकी। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए भी, मतलब एक तो उष्मा हीट, और यहाँ पे दे रखा, कई बच्चों को इसमें डिफरेंस पता नहीं होता कि उष्मा और ऊर्जा भी। उष्मा आपकी हीट होती है, तपत भी, टेम्परेचर बढ़ना आपका उष्मा के कारण होता है। और एक होता है आपका ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। तो ऊर्जा का मतलब है आपका एनर्जी। क्या है? एनर्जी भी। ठीक है। और एनर्जी कौन सी में कहाँ से होती है? आप कहेंगे सर क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक उष्मा सेपी विक्रिया, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं, जो आपका आगे चल के जब हमारा पोषक तत्व है, जो भी हमने न्यूट्रिएंट लिए हैं, वो सारे आपके पच जाते हैं। पचने के बाद जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या आपकी ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा के लिए तो हम क्या भोजन ले रहे हैं, तो उसमें क्या ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा बनती तो कौन सी विक्रिया होगी सर? जहां पे ऊर्जा बनेगी वो क्या होगी? आपकी उष्मा सेपी होगी। तो इसलिए कहा है कि श्वसन भी क्या है? एक उष्मा सेपी विक्रिया है। और किस प्रकार से बनती है, हमारा एक आगे लेसन आएगा जैव प्रक्रम, उसमें हम इसको अच्छी तरह से अभिक्रिया को समझेंगे। लेकिन इसलिए इतना याद रखिए कि उसमें ऊर्जा बनती है, इसलिए क्या आपका श्वसन है ना, वो क्या है? आपकी उष्मा सेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें उष्मा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है भी। तो भोजन के दौरान क्या होगा? पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट में टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और फिर ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है भी। जब कौन सी अभिक्रिया श्वसन है? आप सांस लेने को श्वसन समझ रहे हैं भी, लेकिन आपका श्वसन क्या है कि आपने खाना खा लिया। आप कहेंगे सर खाना खा लिया, ठीक है। खाना खाने के बाद आपने, मान लेते हैं कि आपने खा लिया आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे? जैसे आपने कोई भी पदार्थ खा, आलू खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के अंदर गया, वो एक पूरा प्रोसेस होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट था वो किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। किस में बदल गया सर? ग्लूकोज में वो आपका बदल गया। आप सही, ठीक है, ग्लूकोज बदल गया। क्या ग्लूकोज से, क्या ग्लूकोज की जरूरत है आपके शरीर को? सर ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसकी है? हमने जरूरत है ऊर्जा की भी। किसकी? ऊर्जा की। तो आपका ग्लूकोज हो गया अभी, ठीक है। तो आपका शरीर छोटी छोटी सेल से मिलके बना है अभी। छोटी छोटी सेल से, मैंने बहुत बड़ी बना रहा हूँ, छोटी छोटी सेल से बनके आपका इस प्रकार से शरीर बना है। और प्रत्येक सेल को क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा रूप आपको दिखाता हूँ। इसमें ग्लूकोज ब्लड के द्वारा, आगे ये ना पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा, जैव प्रक्रम जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहुंच गया ये ग्लूकोज भी। कौन पहुंच गया? ग्लूकोज यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे क्या है? O2 भी पहुंचेगी, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ऊर्जा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऊर्जा आपकी बनाएंगे। तो ये देखिए आपका ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया की, और क्या बना दिया आपका? CO2 और H2O, और प्लस में क्या बनाई? ऊर्जा बनाई। क्या बनाई? ऊर्जा बनाई। अगर ऊर्जा बनेगी
जहां पे जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बनेगी वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाएगी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा बोल लो चाहे आप ऊर्जा बोल लो, ऊर्जा बोलेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा भी। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जब वो आपकी साग सब्जियां ये विघटित हो जाती हैं आपकी, तो भी क्या इसमें से ऊष्मा आपकी निकलती है भी, क्या है आपकी ऊष्मा निकलती, ऊर्जा निकलती है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है सर, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है भी। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है भी। तो आपका 1.1 कौन सा था, शायद मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला था। क्या था, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और ऑक्साइड था आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बन रही थी आपकी ऊष्मा बन रही थी। वो अभिक्रिया आपको अच्छे से याद है भी, बिल्कुल पहला क्रियाकलाप 1.1 किया था, मैं आपको दिखा भी दूंगा वो, ठीक है। चीजें क्लियर, हाँ सर ये चीज हमें समझ में आ गई। तो क्या आपको दो अभिक्रियाएं पता चली, संयोजन अभिक्रियाएं और आपकी कौन सी ऊष्मा सेपी अभिक्रियाएं। दो अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी। दोनों में कोई डाउट हो तो कमेंट करके लिखिए। एक में तो क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वो अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्मा सेपी जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्मा और स्लैश में आप ऊर्जा लिख देंगे, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है, वो आपकी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती है। कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं सर, सारे डाउट हमारे क्लियर। दोनों अभिक्रियाएं समझ में आ गई, एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। आपसे पूछेगा श्वसन है वो किस प्रकार की है, ऊष्मा से है संयोजन वियोजन, तो आपको बताना है कि आपकी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है आपकी श्वसन भी, क्योंकि आपका ऊर्जा का निर्माण उसमें हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वियोजन भी, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, वियोजन का मतलब है दूर होना भी। वियोजन का मतलब क्या होता है, दूर होना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका स्टार्टिंग में रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं वो या तो आबंध के जुड़ने से बनेंगे, जो आपके तत्वों के परमाणु है ना, तो परमाणुओं के बीच या तो आबंध के जुड़ने से बनेंगे या आबंध के टूटने से बनेंगे। जो आपकी संयोजन अभिक्रिया हुई थी उसमें जो आपका नया पदार्थ बन रहा था वो क्या था, आबंध के जुड़ने से बन रहा था। क्या बन रहा था, जुड़ने से बन रहा था। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि आपका जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, टूटने से बनेगा। क्या होगा, टूटने से बनेगा। आबंध के परमाणुओं के बीच जो आबंध है उसके टूटने से बनेगा। कैसे बनेगा ये चीज सीखिए। आपको दोनों में एक साथ करवा दूंगा, क्रियाकलाप 1.5 और 1.4 भी। एक शुष्क नली में 2 ग्राम आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है भी। क्या लेना है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नल या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए भी, और गर्म करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिस्टल के रंग को देखना भी। एक बार इन दोनों को देख लीजिए, जो क्रियाकलाप है ना इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो चलिए सर अब हम समझ लेते हैं इन दोनों क्रियाकलाप को, कि दोनों क्रियाकलाप आपको क्या बताते हैं भी। पहले तो ये चुनने वाला देखिए भी। तो ये आपने क्या किया यहां पर, ये भी जब इसमें क्या थी, उष्मा निकली, अभिक्रिया के कारण जो बीकर का तापमान है वो क्या है, बढ़ जाता है, क्योंकि बीकर गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, उष्मा निकली है भी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो जल उत्तरता से अभिक्रिया करता है, इस अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है, इसलिए बीकर क्या आपका गर्म हो जाता है, ये घोल भी आपका गर्म हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और जल बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, उष्मा निकलेगी। यह एक संयोजन अभिक्रिया तथा उष्मा सेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा निकली है भी। ये चीज आपको समझ में आ गया। हाँ सर, कैल्शियम ऑक्साइड एक अक्षारीय पदार्थ है, ये चीज आपको ध्यान में रखने की। आपका अक्षारीय पदार्थ है, ये आपको ध्यान में रखना। एक नंबर में पूछा जा सकता है यदि आउट ऑफ सिलेबस जाएगा तो। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी है, ये हमने पढ़ चुकी है। हमें पढ़ना है अगला, जो आपने फेरस सल्फेट लिया था, इसके क्रिस्टलों को गर्म किया था, तब हमें पढ़ना भी। अब देखिए ध्यान से भी, ये जो एक्सपेरिमेंट है कि आपने क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया। आपको कलर दिख रहा है क्या, क्योंकि जब आप चीज देख लेते हैं ना तो वो आपको बहुत ज्यादा याद रहता है। सर हमने फेरस सल्फेट ले लिया, और फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, जो आपको दिख रहा होगा शायद। थोड़ा सा और जूम करूं क्या,
और जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको और दिख जाए भी। ये देखिए यहाँ से भी, यहाँ से आपको दिख रहा हो ग्रीन कलर है। जब आप इसको हल्का गर्म करते हैं तो ये क्या आपका सफेद रंग का हो जाता है, क्रिस्टल को का क्रिस्टलीय जल निकल जाता है। अभी जो फेरस सल्फेट है उसका जो फार्मूला होता है FeSO4, क्रिस्टल का फार्मूला फेरस सल्फेट तो होता है FeSO4। देखिए ध्यान से, चलो एक बार देख लीजिए, इसको देख लीजिए, हल्का गर्म सफेद रंग। जब आपको और अधिक गर्म करते हैं तो इसका रंग आपका भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। सफेद फेरस सल्फेट का अपघटन होकर भूरा फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो SO2 और SO3 गैसें निकलती है। भी कहाँ से? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपकी गैसें निकलेंगी। अब एक बार इस अभिक्रिया को देखिए। भी रंग का आपको पता चला? हाँ सर, रंग का हमें पता चल चुका है। अब देखिए सारी चीजें मैं आपको इसको यहाँ से क्लियर करवाता हूँ आपकी भी, ताकि आपको चीजें दिखाई दें भी। पूरा आपको ये समझना है। आपके पास क्या था सर? हमारे पास था फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। फेरस सल्फेट अगर जो अकेला होगा ना, उसका फार्मूला क्या होगा सर? उसका फार्मूला होगा हमारा FeSO4। क्या होगा? FeSO4। FeSO4, ये है फेरस सल्फेट। लेकिन इसने क्या बोला है? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब उसमें पानी के अणु है और एक निश्चित अमाउंट में होते हैं। क्रिस्टल जो भी जिस भी सल्फेट का क्रिस्टल होता है उसमें पानी के अणु क्या होते हैं? निश्चित मात्रा में होते हैं भी, एक अनुपात। तो अगर इसमें 7 आपके पानी के अणु जुड़ते हैं भी, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ये फेरस सल्फेट का क्या है? आपका क्रिस्टल है भी। ठीक है, तो इसमें जब हम इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? आप कहेंगे सर सबसे पहले तो क्या होगा कि इसके जो पानी के अणु है ना, ये निकल जाएंगे। फिलहाल इसका कलर कैसा? इसका लगभग आपका हरा कलर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही पहली बार में क्या हुआ, ये अणु आपके निकल जाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? फेरस सल्फेट आपका बच जाएगा। ये आपके पानी के अणु है वो आपके वाष्पित हो जाएंगे, जलवाष्प बन के निकल जाएंगे। अब आपके पास फेरस सल्फेट है, और जो फेरस सल्फेट है जब इसको और अधिक आप गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा आपका? फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, और आपकी गैसें आपकी निकलेंगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास जो अभिकारक था जिसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। अभिकारक क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो आपका क्या होता है? अभिकारक कहलाता है। ये क्या था? एकल था। और हमें चीज क्या मिली सर? हमें तो फेरिक ऑक्साइड मिल गया, हमें तो गैस मिल गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे पास जो अभिकारक था वो एक था और उत्पाद हमें एक से ज्यादा मिले। इसका मतलब क्या हो गया? एक अभिकारक टुकड़ों में बट गया। यही तो क्या है? आपकी वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जब आपका एक अभिकारक से हमें एक या दो से अधिक आपके क्या है? उत्पाद प्राप्त होते हैं। बिल्कुल उल्टा है भी, जो आपका संयोजन अभिक्रिया ना, उसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक चीज और पढ़िए भी। ठीक है, तो ये आपका अपघटन कैसा? हमने अपघटन किया, अपघटन मतलब उसको तोड़ा है। किसकी सहायता से तोड़ा है? क्या चीज हमने यूज की है? तो हमने कहेंगे सर हमने तो उष्मा दी है इसको। क्या दी है? उष्मा दी है। गर्म करना मतलब उसको हम उष्मा देते हैं, तो इसको उष्मीय अपघटन भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? उष्मीय अपघटन के द्वारा हमने क्या किया? ये विक्रिया को कंप्लीट किया है। और जो भी आपकी रिएक्शन है, आपकी वियोजन अभिक्रिया, ये आपकी उष्मीय अपघटन के द्वारा ही होगी। आप कहेंगे सर ये सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भी। लौट चले लेसन पे? हाँ सर, अब हम लौट चलते हैं भी। तो ये आपका हो गया। ये वही चीज दे रखी इसने, जो हमने समझा वही है आपका, कि जो आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया, इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद पहले तो जो आपके वाटर के क्रिस्टल थे 7 पानी के, वो आपके अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? ये फेरस ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बन जाएगा। इतनी बात तो सिंपल है। हाँ सर, ये बात हमें सिंपल समझ में आ गई भी। सूंघने की सही विधि क्या है? आपको सूंघने की सही विधि है, ये मत सोचना इस गैस को सूंघने के लिए कभी इस गैस के आगे आ जाओ भी, ट्यूब के भी। आपको क्या करना? ऐसे हाथ करना और हल्का सा क्या आपको सूंघना। उसकी गंध आपकी तीखी होगी, मतलब वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी होगी।
ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपका, अब की बार फेरस सल्फेट आपको लेना है। क्रिस्टल लीजिए, यही आपको अभिक्रिया बता रखी है। क्रिस्टल के रंग को देखना है अभी। अब देखिए भी, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ भी, कि जो आपका फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल का रंग कैसा था, आप कहेंगे सर हरा था। क्या था? हरा था। सल्फर से दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, और आपको उसमें एक गंध आएगी। गंध किसकी आएगी? वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब वो अभिक्रिया ये देख लीजिए भी। तो ये आपका फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया? फेरस सल्फेट। डायरेक्ट नहीं बना। आपके क्या पास क्या था सर? हमारे पास फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था। इसमें क्या था? 7s2 और थे। जब हमने गर्म किया तो उस टाइम इसका रंग था, और फिर क्या बन गया? हमने उष्मा दी और ये आपकी सल्फर डाई। इसका एक स्टेप आपने जो आपने पहले समझा था, कौन सा था? वो था, ये लिख देता हूं भी, FeSO4 7H2O। ये है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। जब इसको गर्म किया तो क्या बन जाएगा? FeSO4 और प्लस में 7H2O। इसका रंग आपका भूरा हो जाएगा, भी हरा रंग का रहेगा। ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है भी। तो ये जो आपका एकल अभिकारक है, इसने क्या किया? आपके एक से ज्यादा आपको उत्पाद दिए, छोटे छोटे उत्पाद दिए भी। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, ये जो था ना आपका का क्रिस्टल, जल त्याग देता। पहले तो क्या है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल था ना 7s2, ये कहा कि जल इसने त्याग दिया, और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। क्रिस्टल का रंग क्या हो जाएगा? आपका बदल जाएगा। जो हरा रंग है वो हल्का हो जाएगा भी। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यह फेरिक ऑक्साइड ठोस है। ये तो आपका क्या ठोस बनेगा, ये आपकी गैसेज बनेगी, और ये क्या दोनों गैसेज बनेंगी। इसमें बताइए कोई आपको डाउट है क्या? पूरे इसमें टॉपिक में कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हमें समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हो रही है अभी। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया और आपको बता दी हुई। एक तो आपकी ये हो गई विरोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट को आपने गर्म किया तो आपका फेरिक ऑक्साइड और आपका किसी में बदल गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये भी आपकी क्या? वियोजन अभिक्रिया। एक वियोजन अभिक्रिया और आपको बताइए। इसने कहा कि जब हमारे पास चूना पत्थर होता ना, COCO3 भी, ठीक है, ये मार्बल का भी आपका फॉर्मूला तो आपको बताया था कि मार्बल का रासायनिक सूत्र भी आपका यही है, CaCO3। आप याद रखना। जब आप इसको गर्म करेंगे ना तो आपको क्या? बुझा हुआ चूना और CO2 गैस होगी भी। ठीक है। आप कहेंगे सर जो हम CaO लेके आए हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड जो पीछे वाली थी अभिक्रिया, उसमें हमने क्या किया था? कैल्शियम ऑक्साइड आपको पानी में मिलाया था और हमें सेलेक्ट लाइम वो प्राप्त हुआ था सफेदी। आपको पूरा प्रोसेस वो ध्यान है? हाँ सर वो याद है। लेकिन ये बनता कैसे है भी? ये कैसे लेके आएंगे हम इसको? तो ये आपका जो चूना पत्थर होता है अभी, ठीक है, तो इसमें क्या करते, जब इसको गर्म करते हैं तो आपका बुझा हुआ चूना, आपको ये बुझा हुआ चूना है, और जो आपका प्लस में CO2 भी, तो आपको ये आपको रिलीज होती भी। ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते भी। बुझा हुआ चूना ये इसने गलत लिख दिया। ये क्या है आपका? बिना बुझा हुआ भी। क्या है आपका? बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना तो क्या होता है? जब इसमें पानी मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पीछे वाली रिएक्शन क्या होता है? बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला CaO प्लस में H2O। तो क्या प्राप्त होगा आपका? CaOH2 भी, कि क्या है? OH2 ये प्राप्त होगा। ये आपका क्या है? ये बिना बुझा हुआ चूने, ये बुझा हुआ है, और ये आपका क्या है? बिना बुझा हुआ चूना भी। ठीक, क्योंकि इसमें पानी नहीं मिला है। पानी नहीं मिला तो आपका बिना बुझा हुआ चूना आपको इस प्रकार से याद हो जाएगा। यहाँ आपको पानी दिख रहा होगा भी। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, हमें सारी चीजें समझ में आ गई भी। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन मान लीजिए, चाहे आप ऊष्मीय अपघटन मान लीजिए। आपको अपघटन अभिक्रिया भी यही होती है, और जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन को ही क्या बोलते हैं? अपघटन बोलते हैं। सारे डाउट क्लियर? हाँ सर, सारे डाउट हमारे क्लियर होते आ रहे हैं। कोई चीजें हैं जो समझ में नहीं आती हुई। और मैंने आपको बताया कि ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट यूट्यूब चाहे आपका पेड बैच हो, उसमें भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा भी। ठीक है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण 1.6 में दिया गया। क्रियाकलाप 1.6 में आपको क्या लेना है? एक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है? लेड नाइट्रेट।
चिमटे से कवथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसे कि आपको 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कर लीजिए। यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको नोट कर लीजिए। आपको लेना है लेड नाइट्रेट। क्या लेना है? लेड नाइट्रेट। पिछली बार क्या लिया था सर? फेरिक सल्फेट का हमने क्रिस्टल लिया था, ठीक है, उसको गर्म किया था। उसके गर्म करने के बाद क्या मिला था सर? फेरिक ऑक्साइड मिला था। और उसको और अधिक जब हमने गर्म किया था तो आपको क्या मिला था? आपको, सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे कि थोड़ा सा मैं आपको गलत बता गया कि जो आपका आपने क्या लिया था सर? हमने पहले तो लिया था आपका क्रिस्टल लिया था अभी। फेरस का क्या लिया था? फेरिक। आपने सल्फेट का क्या लिया था? क्रिस्टल लिया था। आप कहेंगे सर इसको जब गर्म किया तो आपको क्या मिला था सर? फेरिक ऑक्साइड मिला था। यहाँ पे क्या मिला था सर? यहाँ पे आपके ये क्या थे ना, जो क्रिस्टल थे वाटर के, ये अलग हो गए थे। ये अलग होने के बाद हमें क्या मिला था? फेरिक सल्फेट मिला था। और जब फेरिक सल्फेट को गर्म किया था तो फेरिक ऑक्साइड आपको मिला था, और साथ में SO2 और SO3 आपको गैसेज मिली थी। ये आपकी विक्रिया थी। उसके बाद अब आपको क्या गर्म करना है सर? लेड नाइट्रेट भी, PbNO3 आपको गर्म करना है अभी, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं निकलेगा भी। जो धुआं है ना, वो कैसा निकलेगा? आपका इस नली में से भूरे रंग का निकलेगा भी। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं है ना, जब वो गैस होगी वो आपके भूरे रंग की होगी भी, ठीक है। यह विक्रिया इस प्रकार से होती है। आपका लेड नाइट्रेट है। क्या आपका? लेड नाइट्रेट है। आप कहेंगे सर बिल्कुल लेड नाइट्रेट है। जब हमने इसको गर्म किया तो आपको ये लेड ऑक्साइड मिल गया, आपको नाइट्रोजन मिल गई, ऑक्सीजन गैस मिल गई। तो ये क्या है? आपकी एक बार फिर से वियोजन विक्रिया है। आपके पास एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक को गर्म करने पर आपको क्या है? एक से अधिक उत्पाद आपको प्राप्त हो रहे हैं भी। दो या दो से अधिक बोल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर सीधा बोल सकते हैं एक से अधिक अधिक उत्पाद जो प्राप्त हो वो आपकी वियोजन विक्रिया कहलाएगी। और वियोजन विक्रिया किसके द्वारा होती है सर? ये ऊष्मीय वियोजन के द्वारा या ऊष्मीय अपघटन के द्वारा ये होती है। मतलब हमें इसको हीट देनी पड़ती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, अभी तक कोई डाउट नहीं है भी। अब ये है वो क्रियाकलाप 1.7 भी। ये क्या है? 1.7। अब तक हम जो अपघटन करते आ रहे थे, चीजें ध्यान से सुनना, वो किसके द्वारा की है सर? हम हीट दे के आ रहे हैं अभी। जो आपका फेरिक सल्फेट का क्रिस्टल था उसको हमने हीट दी। आप कहेंगे सर बिल्कुल हीट दी हमने। हीट मतलब उष्मा दी, उसको गर्म किया है, ठीक है सर। जो आपका लेड नाइट्रेट का था उसको भी आपने गर्म किया। हाँ सर गर्म किया हमने। जो स्प्रिट लैंप था, मोमबत्ती थी, गैस था, जो भी, उसकी सहायता से हमने क्या कर लिया? उसको गर्म किया दोनों विक्रियाओं में, और उसमें अपघटन हमने किया है। अब देखिए आपके सामने एक चीज और आई है नई भी, ठीक है। हाँ, ये आपका क्या है? विद्युत अपघटन है भी। अपघटन करना में जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है उसमें अपघटन करना है। अब तक दो दो अपघटन हमने किए हैं। दो अपघटन जो हमने किए हैं वो क्या किए हैं? वो सर हमने क्या किए? उष्मा की सहायता से किए हैं, ठीक है। और ये आप अपघटन कर रहे हैं, ये आप विद्युत की सहायता से करेंगे। किसकी सहायता से? विद्युत की सहायता से। अब देखिए आपका भी, जो आपका दो आपने कार्बन के क्या ले लिए? इलेक्ट्रोड ले लिए भी। क्या ले लिए? आपने एक टब, पूरा समझा देता हूं, आपने पूरा टब ले लिया, इसमें दो आपने क्या ले लिए? छिद्र कर दिया, उसमें रबड़ की डाट लगा लीजिए, कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल दीजिए भी। ये कार्बन के इलेक्ट्रोड, कार्बन में से क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और कार्बन के क्यों लिए? क्योंकि कार्बन आपका किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता भी। हमें सिर्फ एक काम करना है, विद्युत अपघटन कराना है। विद्युत के माध्यम से जो इसके अंदर पदार्थ है उसका हमें अपघटन कराना है बस। हमें और कुछ नहीं करना। तो हमें एक ऐसा पदार्थ चाहिए था जो क्या करे? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को पास कर दे और कोई रिएक्शन में इसका भाग न ले। तो वैसा पदार्थ हमें मिला कार्बन भी। क्या मिला? कार्बन लिया। तो हमने कार्बन के दो इलेक्ट्रोड ले लिए। आप कहेंगे सर बात सही है आपकी। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। आपने 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया अभी। मग में इतना जल लीजिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालिए भी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें मतलब H+ आयंस की जो आपकी सांद्रता, अम्लीय सांद्रता क्या होती? कम होती है। वो आपका तनु होता, पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था, ठीक है।
तो आपने इसमें डाल दिया। ये क्यों डाला सर? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी इसके अंदर से, ये विलियन है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, जितने ज्यादा आयन ज्यादा होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी। हमने इसकी चालकता बढ़ाने के लिए क्या है, ये अम्ल की बूंदें डाली। आप कहेंगे सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है भी। जल से भरी दोनों असांकित प्रखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा को प्रवाहित करके उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए भी। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपने क्या, दो प्रखनलियां आपको लगा दी यहां पर इस प्रकार से, ठीक है। और आपको क्या, थोड़ी देर के लिए बैटरी ऑन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऑन कर दीजिए। जो आपका यहां से पूछेगा, जो एनोड है ना, ध्यान से, एक होगा आपका एनोड भी। एनोड कनेक्ट होगा आपका पॉजिटिव से। किससे होगा? पॉजिटिव से। और जो आपका कैथोड होगा भी, आप होगा कैथोड। कैथोड किससे कनेक्ट होगा? वो होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आप कहेंगे बिल्कुल रख लेंगे सर, ध्यान में रखना। एन है, एन नोड, एन एन है, वो एन से नहीं जुड़ेगा, मतलब नेगेटिव से नहीं जुड़ेगा। एन नोड, एन नोड किसे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। एन है वो, आपसे मैं पूछूं कि एन नोड बताइए भी किससे जुड़ेगा? आपने कहा एन नेगेटिव, माइनस से नहीं जुड़ेगा। एन एन किससे जुड़ेगा? कैथोड से। तो आपका नेगेटिव क्या है? कैथोड है। आप ये बात समझ गए? हाँ सर, ये चीज समझ गए भी। अब आपको देखना है, और आप देखेंगे यहां से बुलबुले उठने स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? बुलबुले उठने स्टार्ट हो गए। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, ठीक है। आप मान लीजिए आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके स्कूल के लैब में ये चीजें हो, लेकिन आप इसको महसूस कीजिए भी, ठीक है। ये बुलबुले असांकित नली से जल को विस्थापित कर देंगे। तो और क्या दोनों प्रखनलियों में एक तीर्थ गैस का आयतन समान है? दोनों प्रखनलियों से गैस बढ़ जाए तब सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनलियों के मुंह के ऊपर लाकर देखिए, जांच कीजिए सावधानी। इस चरण को शिक्षक के द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए भी। दोनों प्रखनलियों में कौन सी गैस है भी, पहले आपको ये समझा देते पूरा अच्छी तरह से भी। चले, आप कहीं से चलो, कहाँ चले? हमारे जादू वाली सीट पे, जहां हमारे आपको ये अच्छी तरह से समझना है अभी। पहले तो ये देख लीजिए एक बार आप। तो ये आपका क्या था? नाइट्रोजन की गैस थी। जब आपने लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो ये आपका भूरे रंग की गैस निकलेगी, ये नाइट्रोजन है। तो आपका लेड नाइट्रेट अलग अलग क्या उत्पादों में टूट जाता है। तो ये क्या आपका ऊष्मीय अपघटन था। लेकिन हम बात करें किसकी? हम बात करें इसकी भी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सारी चीजें समझिए भी, एक एक चीज करके हम समझते हैं भी। दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर बुलबुले बन रहे हैं। आप कहेंगे सर बुलबुले हमने नजर आ रहे हैं इस प्रखनली में। बुलबुले ऊपर से उठकर असांकित नली को जल को विस्थापित कर देते हैं, मतलब जल का लेवल इसमें कम कर देते हैं आपके भी, ठीक है। उसको जल को, वो आपका लेवल को चेंज कर देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, ठीक है। गुड़ 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 करके आवाज आएगी ना, उसको असांकित कर देते हैं। एक परखनली में लगभग दोगुनी गैस इकट्ठी होती है। आपसे पूछा था क्या दोनों परखनलियों में जो बुलबुलों की मात्रा, मतलब जो गैस की मात्रा है, सेम है? आप कहेंगे नहीं सर, दोनों में सेम नहीं है, एक में आपकी कम है, एक में ज्यादा है। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? सारी चीजें समझ में आएगी, बस ध्यान से सुनते रहना भाई। एक परख ने लगभग दोगुनी गैस है। ये कहता है कि एक में कम है और एक में डबल है। यदि एक में एक है तो दूसरी में दो है, यदि एक में तीन है तो दूसरी में छह है, एक में कम है एक में डबल है, वो चीज हम देखेंगे भी। तो यहाँ क्या चीज हुई है ये चीज बता दीजिए सर हमें, बाकी चीजों को छोड़िए भाई। तो आप कहेंगे सर वो चीज मैं आपको एक बार बता देता हूं। क्या था आपका, ध्यान से देखना अब। सर हमारा H2O था अभी। क्या था हमारे पास? H2O था। प्रखनलियों में क्या था? H2O था अभी। ये क्या था आपका? H2O था। क्या था? H2O था। H2O है वो आपका, क्या किया इसने? आपने विद्युत इसका अपघटन कर दिया। क्या कर दिया? विद्युत अपघटन कर दिया। क्या बना सर? हमारा क्या बनेगा आपका? विद्युत अपघटन मतलब कि आपका एक प्रोडक्ट है, आपका एक अभिकारक, ये दो भागों में टूट जाएगा। प्लस में क्या हो गया? O2। क्या हो गया? O2 आपका हो गया। ये भी क्रिया होगी तो ये दोनों गैस बनेगी। ये बता दीजिए कि ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? सर आप कहेंगे इसका तो ऑक्सीजन तो एक है,
एक यौगिक है ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। तो आपसे पूछेगा जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो कौन सी गैस ज्यादा बनती है? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनती है। क्या है? हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनती है, ऑक्सीजन कम। कई बार आपसे पूछ लेगा अनुपात और बता दीजिए। यदि वो उसने ऐसे लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपको पूछा है, तो क्या बताएंगे आप? उनका अनुपात होता है 2:1। ठीक है। और लेकिन ऐसे पूछ ले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो आपको लिखना है 1:2, क्योंकि डबल क्या आपकी हाइड्रोजन है। कई बार बच्चे डायरेक्ट रट्टा मार लेते हैं और एग्जामिनर तो फंसाना ही चाहता है आपको, तो आपको सीधा पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना हाइड्रोजन डबल होती है, ऑक्सीजन होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सारी बात हमें अब समझ में आ गई भी। आज ही एक बार फिर वापस। अब आपको दोनों गैसों की जांच करनी है भी। तो आप जब उसको जलते हुए मोमबत्ती के पास लेके आएंगे दोनों परखनलियों को, जिस परखनली में ज्यादा गैस है, ज्यादा कौन सी होगी सर? हाइड्रोजन होगी। तो उसमें आपको क्या है, वो पॉप की आवाज आएगी भी, पट पट की आवाज आएगी। तो इसका मतलब ये कि आपकी हाइड्रोजन गैस है। क्या आपकी ये हाइड्रोजन गैस है भी? ठीक है। और जब आप दूसरी परखनली को, जिसमें आपकी गैस कम थी, उसमें ऑक्सीजन गैस है ना, आपको तो पता ही है, तो उसको जब उसके साथ लेके आएंगे तो मोमबत्ती तेजी से जलने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी जलने में सहायता करती है। तो यहां से पता लग जाएगा कि वो क्या है, आपकी ऑक्सीजन गैस है। प्रेक्षण भी कर लिया, हाँ सर प्रेक्षण भी कर लिया, हमने पता लगा लिया कि कैसे वो उसमें ऑक्सीजन गैस है भी। ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका एनोड है, कैथोड पे, कैथोड पे कौन सी, रेयर है ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कैथोड पे कौन सी होगी आपकी? हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी आपकी? हाइड्रोजन गैस होगी। और एनोड पे कौन सी गैस होगी? एनोड पे आपकी कौन सी गैस होगी सर? ये आपकी ऑक्सीजन गैस होगी भी। क्लियर है? हाँ सर ये चीज हमें समझ में आ गई। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोई डाउट हो तो आप पूछिए भी। अब हम लौटे लेसन की ओर। पूरा समझ में आ गया? तो आप कहेंगे सर पूरा समझ में आ गया, अभी तक तो हमें कोई डाउट है नहीं, आगे कोई डाउट आएगा तो आपको कमेंट करके हम बता देंगे भी। चीजें क्लियर? हाँ सर। अब इसका डायग्राम देख लीजिए, वही डायग्राम है आपका, यही आपका डायग्राम है। कोई ठीक है। आपको एनोड कैथोड की इसमें इतनी बात भी नहीं बता रखी, लेकिन आपको बता दिया विद्युत अपघटन। तो आपने दो प्रकार के अपघटन कर लिए सर, दो प्रकार के बिल्कुल हमने अपघटन कर लिए। एक तो ऊष्मीय अपघटन और एक आपका हमने विद्युत अपघटन कर लिया। विद्युत अपघटन में हमने पानी का अपघटन अभी भी किया है। पानी किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपका टूट जाएगा। हाइड्रोजन है वो आपकी 2 बनेगा और पानी 1 बनेगा। मतलब कि जो ऑक्सीजन, सॉरी पानी 1 नहीं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गैस है वो दुगनी मात्रा में बनेगी। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा विद्युत अपघटन में। अब ये भी, ये आपका बिल्कुल आसान सा भी। चाइना डिश में आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपका एक बर्तन है। ठीक है। चाइना डिश में आपका क्या है, जो चाय, ठीक है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना, आपने ले लिया। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड को रंग को देखिए भी। आप कहेंगे सर ये रहा भी। पहले जो आपका ये सिल्वर क्लोराइड है भी, यहाँ देखिए ये आपका सूर्य के प्रकाश में रख दिया। हाँ सर सूर्य के प्रकाश में रख दिया। अब आप देखिए क्या क्या होगा अभी। हम क्या कर पढ़ रहे हैं सर? हम तो पढ़ रहे हैं ये आपका वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। 2 प्रकार से हमने अपघटन कर लिया है। कितने प्रकार से? एक तो हमने ऊष्मीय अपघटन पढ़ लिया जिसमें हम गर्म करते हैं, जैसे हमने फेरस क्रिस्टल को गर्म किया था, जैसे हमने लेड नाइट्रेट को गर्म किया था। दूसरा हमने विद्युत अपघटन को पढ़ लिया था जिसमें हमने पानी का अपघटन किया था इलेक्ट्रोड लगा के कार्बन के। सर ये कौन सा अपघटन है, यो भी हम समझेंगे भी। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में सफेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड था आपका, AgCl फार्मूला सॉलिड कलर का, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा कुछ समय पश्चात इसका रंग धूसर हो जाएगा भी। कैसा हो जाएगा? धूसर। आपको कलर वगैरह इनके याद रखने हैं भी, एक नंबर में पूछ सकता है। रंग क्या हो जाएगा? धूसर हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाएगा और ये प्रकाश के कारण क्या हो गया? वियोजन हो गया भी। सिल्वर ब्रोमाइड में भी इसी प्रकार की विक्रिया होती है भी। चाहे आप सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए चाहे सिल्वर ब्रोमाइड ले लीजिए, सेम अभिक्रिया आपकी होगी भी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया गया है अभी। ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है ना, तो इन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है
श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर में कई बार पूछा जाता है। श्याम सफेद फोटोग्राफी में जिस अभिक्रिया का प्रयोग होता है वो अभिक्रिया लिखिए। आप अभिक्रिया लिख सकते हैं। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? ये सूर्य वाली है भी आपकी, सौर ऊर्जा के कारण, सौर उष्मा के कारण हुई है आपकी। तो ये देखिए आपका सभी का जवाब आपको यहाँ हो जाएगा भी। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपने जो पहले लिया सौर, जो आपने ऊर्जा बोला उसको आप प्रकाश बोल सकते हैं। जो अपघटन है वो कितने प्रकार से हो सकता है? आप कहेंगे सर ऊष्मीय अपघटन भी हो सकता है। जब हम उसमें क्या देते हैं, उष्मा देते हैं, जैसे आपने फेरिक का जो क्रिस्टल को दिया था। आप कहेंगे सर हम विद्युत के द्वारा भी अपघटन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। आप किसके द्वारा? आप प्रकाश के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे आपने सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का अपघटन किया था सूर्य के प्रकाश की सहायता से। तो 3 प्रकार से आपने अपघटन सीख लिया और 3 प्रकार की आपको ये क्या अपघटन अभिक्रियाएं भी याद रखनी है। तीनों प्रकार का अपघटन याद रह जाएगा ना, इनकी आपको अभिक्रिया याद रखनी है कि किसका किस प्रकार से होता है। ये सारी क्या थी? वियोजन अभिक्रिया थी। वियोजन में क्या होता है? आपका एक सिंगल अभिकारक होता है जो आपका 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमें मिलते हैं। और जो विघटन है आपका 3 प्रकार से हो सकता है। विघटन या वियोजन किस प्रकार से? ऊष्मीय, विद्युतीय और प्रकाशीय, तीनों आपको पता है। प्रकाश की सहायता से विघटन होता है प्रकाशीय, उष्मा की सहायता से होता था ऊष्मीय, और विद्युत की सहायता से होता था विद्युतीय अपघटन आपका वो कहलाएगा। अब इससे सिंपल आपको मैं क्या समझाऊं भी? चीजें क्लियर? हाँ सर समझ में आ रही है बात भी। एक परखंडी में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लीजिए। अपनी हथेली पर निचले सिरे को छुए, आप कैसा महसूस करते? क्या यह अभिक्रिया, इसको सुन लीजिए भी, अपनी हथेली से परखनली के निचले सिरे को छुए भी। तो आपने कहा है कि आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है। आपको सारी चीज समझा दूंगा। और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड कांच की छड़ से मिलाइए भी। तो उसमें क्या मिला दिया आपने? अमोनियम क्लोराइड आपने मिला दिया। आप कहेंगे सर मिला दिया। अब जो परखनली का जो निचला सिरा वो आपको छूना है। एक बार इस अभिक्रिया को देख लीजिए, इस अभिक्रिया को आप देख लीजिए जल्दी से भी। ये है भी आपका, आपने क्या लिया? बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपको देख रहा है, ये आपका पूरी प्लेट भर के नहीं लेना, आपको 2 ग्राम ही लेना, इसने दिखा रखा है। अमोनियम क्लोराइड भी आपने 1 ग्राम ले लिया। दोनों को मिला दिया भी। क्या मिला दिया? दोनों को मिला दिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड और आपका अमोनियम क्लोराइड आपने मिला दिया। रिएक्शन आप देखना चाहते हैं? रिएक्शन देख लीजिए भी एक बार। अब आपको दिख रहा होगा सारी चीजें क्लियर। आप कहेंगे सर अब लगभग लगभग दिख रहा है अभी। ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम आपको सोडियम सॉरी अमोनियम क्लोराइड के साथ मिला दिया। तो क्या होगा कि आपका बेरियम क्लोराइड बन जाएगा और आपका अमोनिया बन जाएगा और आपका पानी बन जाएगा। ये तो आपकी रिएक्शन होगी। होगा क्या? जब हमने इसको छू के देखा ना, तो ये प्रखनली आपको नीचे से ठंडी लगेगी। आप कहेंगे सर ये ठंडी कैसे होगी? गर्म तो हो रही थी। तो जिन अभिक्रियाओं में जो आपकी उष्मा बन रही है, ऊर्जा ऊर्जा बन रही है, वो तो आपकी उष्मा से पी थी। लेकिन इसने तो क्या कर लिया? ऊर्जा को ले लिया अपने आसपास से। ऊर्जा को क्या ले लिया? ले लिया। और जिन अभिक्रियाओं में हम ऊर्जा देते हैं भी, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती। क्या कहलाती है? उष्मा शोषी। कि ये अभिक्रिया आपको ठंडी महसूस होगी। ये प्रखनली ठंडी क्यों हुई? कि ये जो रिएक्शन हुई ना, इस अभिक्रिया में आसपास की जो तापमान था ना, जो हीट थी, उष्मा थी, उसको इसने खींच लिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं। एक बार इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिए आप, ताकि अभिक्रिया आपको समझ में आ जाए। फिर मैं आपको सारी चीजें इसकी दिखा दूं अभी। बेरियम हाइड्रोक्साइड नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अमोनिया क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और आपका ये बन जाएगा H2O NH3, ये बन जाएगा। हाँ सर ये बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको ये याद रखना है कि आप जब इसको यहाँ से महसूस करेंगे, आपको ये ठंडी का साइन है भी, आपने एसी में देखा होगा। ये आपको क्या है? ठंड का साइन है। आपने एसी में ये चीज देखी होगी। हाँ सर सही है बात। निष्कर्ष, यह अभिक्रिया आपकी उष्मा शोषी है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड की अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है, इसलिए प्रक्रिया ठंडी होती है। उष्मा अवशोषित मतलब ये उष्मा को ले लेती है भी।
छोड़ती नहीं, अगर छोड़ेगी तो गर्म होगा, ये ऊष्मा को ले लेती है, ये ऊष्मा की अभिक्रिया है अभी। परखनली का निचला भाग ठंडा महसूस होगा क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित कर रही है। यदि आपको ऊष्मा ली है तो क्या है, आपको ठंड महसूस होगी भी। आइए अब हम लौटते हैं हमारे लेसन की तरफ। ठीक है, तो आप कैसा महसूस करते हैं, यह अभिक्रिया आपकी ऊष्मा शेषी अथवा ऊष्मा शोषी है भी। तो कैसी या ऊष्मा शोषी है भी। ऊष्मा शेपी मतलब जिसमें आपकी हीट ऊष्मा ऊर्जा है वो प्रोड्यूस होगी, उत्पन्न होगी, और इसमें क्या है, ये आपको लेगा भी। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। अब आपका क्या है, एक प्रश्न उत्तर दे रखा है। किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग आप सफेदी के करने के लिए होता है। तो आपको बताया था, पूरी रिएक्शन मैंने आपको समझाई थी सर। CaO था, प्लस में क्या था, H2O था। आप कहेंगे सर ठीक है, क्या बना था आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। सर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसके विलयन का प्रयोग आप क्या करते हैं, सफेदी करने के लिए होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आप होंगे से कई जगह कैल्शियम ऑक्साइड को लिख देते हैं, ये भी चल जाता है, लेकिन मेनली आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि आप सूखा थोड़ी पेंट कर रहे हैं, आप तो उसका विलयन का प्रयोग कर रहे हैं। विलयन करने के बाद क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है भी। पदार्थ एक्स का नाम और सूत्र लिख दिया, ऊपर एक में एक्स की जल के साथ अभिक्रिया भी। तो आप यहाँ कैल्शियम ये अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये पदार्थ ही आप लिख लीजिए। और अगर आप, ठीक है, क्रियाकलाप 1, एक प्राकृतिक गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए भी। तो जो आपका 1 पॉइंट से जो आपका विद्युत अपघटन किया था ना, तो उसमें भी। तो यहाँ पे सुनिए भी, आप विलयन का तो प्रयोग करते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन यहाँ इसने दिया एक्स का नाम और उसका लिखिए, या एक्स की जल के साथ अभिक्रिया, तो हम यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जाएंगे भी। वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ से में स्पष्ट होता है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है अभी, और ये उसके जल के साथ क्या है, अभिक्रिया। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना भी। क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, और ये बुझा हुआ चूना है, ये भी आप ध्यान रखना। इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। ये पूरी रिएक्शन आप लिख देना। और 1.7 में जो आपकी दो प्रश्नलियां थी, मैंने आपको बताया था, जब आपका वाटर क्या होगा, वाटर का अपघटन होगा तो क्या बनेगा सर, H2 बनेगा, प्लस में O2 बनेगा। ये आपकी विक्रिया होगी। क्यों होगा, क्योंकि वाटर में जब वाटर का अपघटन होता है तो ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या है, हाइड्रोजन के परमाणुओं से आधी है। आपसे पूछा है कि एक प्रश्नली में गैस की मात्रा दोगुनी से दुगुनी क्यों है, तो सबसे पहले लिखेंगे जो दो गैस का निर्माण हो रहा है, तो उन गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप कहेंगे ठीक है सर। और जो उसकी मात्रा कम क्यों है, क्योंकि उसके परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज्यादा है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कम है। इसलिए क्या है, हाइड्रोजन गैस ज्यादा है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। तो ये आपके क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो अगला पार्ट है हम पढ़ेंगे उसमें विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ के कोई डाउट है आप कमेंट कर देना, आपके कमेंट में अगले पार्ट में सोल्व कर दूंगा। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।